यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। हम लोग क्लास 10th की मैथ्स को पढ़ रहे हैं और क्लास 10th की मैथ्स में हमने कल एक नया चैप्टर शुरू किया था, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, और इसकी इंट्रोडक्शन क्लास हमने कल देखा था। आज उसी के आगे हम कंटिन्यू करेंगे और आज हम लोग एक्सरसाइज 3.1 में जो क्वेश्चन है उन क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। तो आज का जो हमारा चैप्टर है वो 3 है और तीसरे की पहली एक्सरसाइज को हम लोग आज सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे, ताकि आप अपने सिलेबस को आराम से मेरे साथ कंप्लीट कर सकें, वो भी पूरे कॉन्सेप्ट के साथ और सभी क्वेश्चन के सलूशन के साथ। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास को। पहला क्वेश्चन जो हम लोगों का है, यानी कि जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, देखिए मैं क्वेश्चंस लिख दूंगा, यहाँ पे लगा दूंगा। आपको क्वेश्चन एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को आज हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, तो आपके पास बुक होगी एनसीईआरटी की, तो आप उसमें देख सकते हैं कि क्वेश्चंस कौन से हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों, मैं आपको रीड करता हूं, ध्यान से सुनिएगा। फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड द फाइंड देयर सोल्यूशन ग्राफिकली। मतलब कह रहा है कि हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन है और उस लीनियर इक्वेशन की हेल्प से आप क्या करिए, ग्राफिकली मेथड से सॉल्यूशन को फाइंड करिए। ठीक है, अगर हम ग्राफिकली मेथड से उसके सॉल्यूशन को फाइंड करते हैं तो पहला क्वेश्चन जो इसका फर्स्ट पार्ट दिया गया है, यानी क्वेश्चन 1 का जो फर्स्ट पार्ट है वो क्या है, कह रहा है कि 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th, यानी कि क्लास 10th में टोटल कितने स्टूडेंट हैं, 10 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, टुक पार्ट इन ए मैथमेटिक्स क्विज, और वे 10 स्टूडेंट क्या करते हैं, एक मैथमेटिक्स क्विज में पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, यानी कि जो नंबर ऑफ गर्ल्स हैं वो 4 ज्यादा हैं, यानी द नंबर ऑफ गर्ल्स 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। फाइंड द नंबर ऑफ बॉय एंड गर्ल हु टुक पार्ट इन द क्विज। यानी क्वेश्चन क्या है मैं आपको समझा देता हूं, ध्यान से पहले क्वेश्चन समझिएगा। कह रहा है कि क्लास 10th में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, 10 स्टूडेंट हैं। टोटल कितने स्टूडेंट हैं, 10 स्टूडेंट। ठीक है, कह रहा है कि द नंबर ऑफ गर्ल्स जो हैं वो 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, यानी गर्ल्स जो हैं वो क्या हैं, 4 मोर देन, यानी ज्यादा हैं, किससे, बॉयज से। ठीक है, तो आपको नंबर ऑफ गर्ल्स बताना है एंड नंबर ऑफ बॉयज बताना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इनके स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हम पहले लीनियर इक्वेशन को बनाएंगे, यानी अलजेब्रिक फॉर्म में इसको लिखेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, देखिए ध्यान से। लेट द नंबर ऑफ बॉय, द नंबर ऑफ बॉय x, ठीक है, एंड नंबर ऑफ गर्ल्स y। हमने सपोज कर लिया कि जो बॉयज हैं वो क्या हैं, x हैं, और जो गर्ल्स हैं वो क्या हैं, y हैं, यानी द नंबर ऑफ बॉय x एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स y। क्वेश्चन में क्या कहा है कि हमारे पास टोटल कितने स्टूडेंट हैं, 10 स्टूडेंट, यानी अकॉर्डिंग द क्वेश्चन अगर हम चलें तो नंबर ऑफ 10 स्टूडेंट्स हैं। तो अगर हम इसको इक्वेशन के फॉर्म में लिखें तो क्या हो जाएगा, देखिए पहला इक्वेशन जो हमारा बनेगा वो बनेगा x प्लस वाई इक्वल टू 10। इक्वेशन 1 कर लेते हैं, यानी कि दोनों का जो सम है वो 10 के इक्वल है, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है कि टोटल कितने स्टूडेंट हैं, 10 स्टूडेंट हैं। तो अगर हमने सपोज किया x बॉय हैं और y गर्ल्स हैं तो x प्लस वाई इक्वल क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही है। फिर क्वेश्चन में कह रहा है कि द नंबर ऑफ गर्ल्स जो हैं
वो 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। ऐसे समझिए, मान लीजिए मैंने लिखा y इक्वल टू एक्स, वाई इक्वल टू एक्स, ठीक है। तो कौन ज्यादा है? गर्ल्स ज्यादा हैं। कितनी? 4, यानी 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। तो अगर हम किस में प्लस करेंगे, बॉयज में या गर्ल्स में? एक चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ पे हमेशा जो ज्यादा होता है उसमें प्लस नहीं किया जाता है, क्योंकि अगर आप प्लस उसमें कर देंगे तो और ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हम बॉयज में क्या करेंगे, 4 जो ज्यादा हैं उनको प्लस कर देंगे, तो नंबर ऑफ बॉयज एंड नंबर ऑफ गर्ल्स क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो अगर हम इसको इक्वेशन के फॉर्मेट में कन्वर्ट करें तो जाएगा -x प्लस वाई इक्वल टू 4। ये हमारे पास दो इक्वेशन बन के तैयार हैं, यानी दो लीनियर इक्वेशन बन गए। अब हमको क्या करना है, इन दोनों इक्वेशन की हेल्प से, लीनियर इक्वेशन की हेल्प से हमको ग्राफिकली मेथड से इनकी वैल्यू को फाइंड करना है। चलिए, तो अगर हम दोनों इक्वेशन के अकॉर्डिंग, एक तरफ मैं पहले इक्वेशन को लिख लेता हूं बच्चों, इधर मैंने लिख लिया x प्लस वाई इक्वल 10, और इधर मैंने लिख लिया -x प्लस वाई इक्वल 4। अब इनकी हेल्प से हम एक टेबल तैयार करेंगे और उस टेबल में हम इनकी वैल्यू को निकालेंगे, ठीक है। चलिए, दो वैल्यू निकाल लीजिए, बहुत रहेगा आपके लिए। चलिए, x की वैल्यू, अगर सपोज करिए मैं x की वैल्यू को अगर 0 पुटअप कर दूं यहाँ पे, तो अगर x 0 हो जाएगा तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 10। यानी x हमने 0 रखा तो y की वैल्यू क्या निकल गई? 10 निकल गई, ठीक है। चलिए, x की वैल्यू को मैं 10 पुटअप कर देता हूं। x की वैल्यू को मैं क्या पुट कर दिया? 10 पुट कर दिया, तो y की वैल्यू क्या निकल जाएगी? अगर 10 उधर जाएगा तो 10 में से माइनस होगा, तो y क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। दो इक्वेशन यानी दो टेबल आप रहने दीजिए, ठीक ना। चलिए, इधर देख लेते हैं। अगर सपोज करिए मैं x की वैल्यू यहाँ पे 0 रखता हूं, तो y की वैल्यू हमको क्या मिलेगी? 4 मिलेगी। यानी x हमने 0 रख दिया तो y की वैल्यू 4 निकल गई, ठीक है। अगर सपोज करिए x की वैल्यू को मैंने क्या रख दिया? 4 रख दिया। x की वैल्यू को मैंने 4 रखा तो 4 उधर जाएगा, प्लस होगा, यानी y की वैल्यू हमको क्या निकल के आ जाएगी? 8 निकल के आ जाएगी, ठीक है। यानी x को हमने 4 रखा तो y की वैल्यू क्या आ गई? 8 आ गई। या फिर आप कुछ और भी रख सकते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग स्वतंत्र हैं, कोई भी वैल्यू आप पुटअप कर सकते हैं। तो हमने टेबल बनाया, यानी पहले इक्वेशन के अकॉर्डिंग x प्लस वाई इक्वल टू 10 के अकॉर्डिंग हमने ये वैल्यू ले लिया, और दूसरे इक्वेशन -x प्लस वाई इक्वल 4 के अकॉर्डिंग हमने ये टेबल ले लिया, ठीक है। अब हम ग्राफ बनाते हैं, ध्यान से समझिएगा ग्राफ को। मान लीजिए ये हमारे पास क्या है? y एक्सिस है, और ये हमारे पास क्या है? x एक्सिस है। ये x हो गई और ये क्या हो गई? y। यहाँ पे क्या होता है बच्चों? ऑरिजिन होता है 0 0, इधर पॉजिटिव साइन, नेगेटिव साइन, अपर साइड में पॉजिटिव और नीचे क्या होता है? नेगेटिव होता है, ठीक है। चलिए, इधर हम ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक ना। और इधर भी हम वैल्यू को ले लेते हैं निगेटिव में, -1 -2 -3 -4 -5 6 7 8 9 10। अपर साइड में भी आप ले लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। नीचे भी आप शो कर लीजिए -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9
एंड -2। ये हमने ग्राफ तैयार कर लिया। ठीक है, अब हमारे पास जो वैल्यू है, इन वैल्यू को आप उस पे ग्राफ पे क्या करिए, शो करिए। तो पहली वैल्यू क्या है, 0 है, और y पे क्या है, 10 है। यानी x एक्सिस पे हमको 0 लेना है और y एक्सिस पे हमको 10 लेना है। यानी x एक्सिस पे तो 0 होगा, इस पे x एक्सिस पे 0 और y एक्सिस पे 10, मतलब ये यहां पर मिलेगा। ठीक है, x एक्सिस पे 0, y एक्सिस पे 10, x एक्सिस पे 10, y एक्सिस पे 0। तो अब ये y एक्सिस है 0 यही होगा, और x एक्सिस पे 10 अगर हम लेंगे तो यहाँ पे आ जाएंगे। यानी दोनों को अगर हम मैच कर दें तो एक लाइन हमें बन के तैयार हो जाएगी ये। यानी इसको हम L1 मान लें, या फिर आप इक्वेशन भी दिखा सकते हैं कि x प्लस वाई इक्वल 10 की वो लाइन है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है। दूसरा इक्वेशन है -x प्लस वाई इक्वल 4। अब इसके अकॉर्डिंग अगर हम वैल्यू को पुटअप करें तो x पे 4, y पे x पे 0 एंड y पे 4, यानी x पे 0 एंड y पे क्या लेना है, 4 लेना है। तो यहां पर वैल्यू आ जाएगी x पे 0 और y पे 4। अब चलिए, x पे 4 लेना है और y पे 8 लेना है, यानी x पे तो 4 और y पर क्या, 8। यानी कि ये जो वैल्यू होगी, अगर हम इसको मैच करें इस तरह से बच्चों, चलिए तो कुछ यहां पर हमको मिलेगी। ठीक ना, अगर हम इन दोनों लाइन को एक दूसरे से क्या कर देते हैं, ज्वाइन कर देते हैं ऐसे, तो ये हमारी हो जाएगी L2 लाइन। क्या हो जाएगी, L2 लाइन हो जाएगी। ठीक है, अब हमको ये देखना है कि ये दोनों लाइन जो हैं किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। यानी जहां पर दोनों लाइन एक दूसरे को क्या करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी, वह पॉइंट ही हमारा क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। तो देखिए, ये दोनों लाइन इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, यानी कि किस पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, 7, और यहां से देखें तो 3, यानी यक्स पे जो है, यक्स पे 3 है और y पे क्या है, 7 है। y पे क्या है, 7 है। मतलब किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, 3 और 7 पे। तो जो कोऑर्डिनेट होता है, हमको पता है कि जो पहला होता है x को शो करता है और जो दूसरा है y को शो करता है। यानी x की वैल्यू 3 होगी, यानी अगर हम इसके अकॉर्डिंग निकालें तो x इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू 7। मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो नंबर ऑफ बॉयज हैं वो कितने हैं, 3 हैं, एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स जो हैं वो क्या हैं, 7 है। यानी कि जो इक्वेशन हमारा था, उस इक्वेशन के अकॉर्डिंग, स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमारे क्लास में 3 बॉयज हैं एंड 7 गर्ल्स हैं। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूं आप सबको एकदम क्लियर हो गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन फर्स्ट का ही सेकंड पार्ट क्या है ये देखते हैं। ठीक ना, फर्स्ट का सेकंड पार्ट क्या है, क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा आप लोग। कह रहा है 5 पेंसिल एंड 7 पेन टुगेदर कास्ट 50 रुपीज एंड 7 pencil 5 pens together cost 46 rupees. Find the cost of one pencil and that one pen. यानी आपके पास क्वेश्चन है, कह रहा है कि 5 पेन है, सॉरी 5 पेंसिल है। पहले क्वेश्चन समझिए, 5 पेंसिल एंड 7 पेन, यानी 5 पेंसिल और 7 पेन की जो प्राइस है ये टोटल कितनी रुपीज है, 50 रुपीज। ठीक है, एक और स्टेटमेंट इसी में हमको दिया गया है, कह रहा है कि 7 पेंसिल एंड 5 पेन कास्ट ऑफ 46 रुपीज। मतलब हमें क्वेश्चन कह रहा है कि अगर हमारे पास 5 पेंसिल है और 7 पेन है तो मिला करके हमें कितने रुपए में मिल रही है, 50 रुपए में।
और कह रहा है कि 7 पेंसिल और 5 पेन मिला करके हमको 46 रुपए यानी 46 रुपए में मिल रही है। तो आपको अलग अलग इनकी प्राइस को बताना है कि एक पेन की प्राइस क्या है और एक पेंसिल की प्राइस क्या है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो हम सपोज कर लेते हैं कि लेट द कास्ट ऑफ पेन चलिए इक्वेशन बनाते हैं कि लेट द कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल बी x रुपीज एंड cost of one pen be y रुपीज। यानी हमने सपोज कर लिया बच्चों कि एक पेंसिल की जो प्राइस है वो x रुपए है और जो y पेन है उनकी प्राइस जो है यानी एक पेन की जो प्राइस है वो y रुपए ही है। ठीक है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम चलें चलिए अकॉर्डिंग द क्वेश्चन अगर चला जाए तो क्या कह रहा है कि हमारे पास 5 पेन है यानी 5x प्लस 7 पेंसिल है और ये मिलाकर के हमको कितने रुपए में मिल रही हैं 50 रुपीज में। ठीक है, चलिए फिर कह रहा है कि हमारे पास 7 पेंसिल हैं एंड 5 पेन हैं और ये हमको कितने रुपए में मिल रही हैं 46 रुपीज में। हाँ, 7x प्लस 5y इक्वल टू 46, ये हो गया हमारा क्वेश्चन। यानी कि 5 पेंसिल और 7 पेन मिलाकर के 50 रुपए और 7 पेंसिल और 5 पेन मिलाकर के कितने रुपए 46 रुपीज में मिल रहे हैं। तो अगर हमको क्या करना है इनके अकॉर्डिंग अगर हम टेबल बनाएं तो टेबल देखिए कैसे बनाएंगे। पहले इक्वेशन के लिए मैं यहां लिख लेता हूं 5x प्लस 7y इक्वल टू 50 के लिए यानी x और y। चलिए अगर सपोज करिए ध्यान से समझिएगा, अगर x की वैल्यू मैंने 10 पुटअप कर दिया, x की वैल्यू मैंने क्या पुट कर लिया 10 पुट कर लिया, तो y की वैल्यू क्या मिल जाएगी आपको। देखिए यहाँ पे 10 5 जा 50, 50 उधर जाएगा 50 में से माइनस होगा 0 आएगा यानी y की वैल्यू क्या मिल गई 0 मिल गई। यानी अगर हमने x की वैल्यू को 10 इस इक्वेशन में पुटअप किया तो y की वैल्यू क्या मिलेगी 0 मिलेगी। चलिए सपोज करिए मैं x की वैल्यू को 3 पुट कर लेता हूं, x की वैल्यू को मैंने क्या पुट कर लिया 3 पुट कर लिया, तो 3 5 जा 15, 15 को अगर हम उधर ले जाएं तो 50 में से अगर 15 माइनस होगा तो 35 आएगा और 35 को जब हम 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 5 जा 35 यानी कि 3 और 5 दो ही टेबल रहने दीजिए। आप ज्यादा भी निकाल सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा इक्वेशन है हमारे पास 7x 5y इक्वल 46। अब इसके लिए अगर हम टेबल बनाएं x y, चलिए सपोज करिए x की वैल्यू को क्या पुटअप कर लिया जाए। अगर हम x की वैल्यू यहां कुछ पुट करेंगे तो y की वैल्यू निकल के आ जाएगी। सपोज करिए x की वैल्यू मैंने 8 पुट किया, अगर 8 मैंने x के प्लेस पे क्या लिखा 8 लिखा तो ध्यान दीजिए 8 7 जा 56 होगा और 56 अगर हम उधर ले जाएंगे तो 46 में से माइनस होगा तो -10 आएगा
यानी 46 माइनस 56 इक्वल वैल्यू क्या आएगी, -10। और जब -10 को आप 5 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू क्या निकलेगी, -2 निकल के आ जाएगी। यानी x की वैल्यू अगर हमने 8 पुट किया तो y की वैल्यू क्या निकल के आ गई, -2 आ गई। चलिए अगर x की वैल्यू को मैं 3 पुट कर देता हूं, x की वैल्यू को मैं क्या पुट कर दिया, 3 पुट कर लिया, यानी कि इस इक्वेशन में x की वैल्यू को 3 लिखा, तो देखिए ध्यान से 7 3 जा 21, 7 3 जा 21। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो यहाँ पे मैं एक सॉल्व करके दिखा देता हूँ। 7 3 जा 21, 5y इक्वल 46। 7 3 जा 21, उधर ले जाएंगे 46 माइनस 21 करेंगे, 6 माइनस 1 5, 4 माइनस 2 25, 5 5 जा 25, यानी y की वैल्यू क्या निकलेगी बच्चों, इस तरह से 5 निकलेगी। तो इस तरह से वैल्यू को इक्वेशन में पुट करके हम टेबल को बना सकते हैं, ठीक ना। चलिए यहां तक बात समझ में आ रही है सबको, बोलिए समझ में आ रही है, ठीक है। यानी हमने टेबल में वैल्यू को रखा और यहां से टेबल बना लिया। अब इनकी वैल्यू को हम ग्राफ पे शो करते हैं, ठीक ना। चलिए एक ग्राफ बनाते हैं, x और y, x हो गया और ये क्या हो गया, y हो गया। तो हमारे पास सबसे हाईएस्ट वैल्यू 10 है तो हम 10 तक ग्राफ पे दिखा लेते हैं। चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलिए यहाँ पे वैल्यू लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और इधर वैल्यू माइनस में दिखला देते हैं, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10। -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10। हमने वैल्यू को शो कर लिया। चलिए अब इनकी वैल्यू को वहां पे रखते हैं, यानी x की वैल्यू 10, y की वैल्यू 0। यानी x एक्सिस पे 10 लेना है, y एक्सिस पे 0 लेना है। तो जब x एक्सिस पे 10 है, यानी x एक्सिस पे 10 और y एक्सिस पर 0, ध्यान से देखिएगा, x एक्सिस पे 10 और y एक्सिस पे 0, तो वैल्यू जो हमारी आएगी कुछ यहां पर आएगी, ठीक है। x एक्सिस पे 3, x एक्सिस पे 3 और y एक्सिस पे 5, अगर हम इनको मिला दें इस तरह से 3 और 5, तो ये यहां पर मिलेगा, ठीक है। अब इन दोनों को मिलाकर के एक लाइन हम बना लेते हैं, ठीक है। चलिए अगर हम इन दोनों को मिलाते हैं तो एक लाइन हमारे पास बन जाएगी L1, ठीक ना। ये हो गया अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 1। चलिए इसके अकॉर्डिंग अगर हम बनाते हैं, x पे 8, x पे 8, y पे -2, यानी y पे -2, तो हम नीचे जाएंगे, यानी y पे -2 और 8, तो ये वैल्यू हमको कुछ यहां पर मिल जाएगी, ठीक है। x पे 3, y पे 5, x पे 3 और y पे 5, 3 और 5, यानी यहां पर इसी पॉइंट पे हमको मिलेगा। अगर हम इनको ज्वाइन कर दें इस तरह से तो एक लाइन ये बन के तैयार है, यानी ये हो जाएगी हमारी L2 लाइन, ठीक ना, इक्वेशन सेकंड के अकॉर्डिंग। अब ये दोनों लाइन एक दूसरे को कहां पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, 3 और 5 पे। किस पॉइंट पे, 3 5 पे, यानी इस पॉइंट पे 3 एंड 5। तो यहां पे जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, 3 होगा और 5 होगा, यानी x की वैल्यू 3 होगी और y की वैल्यू क्या होगी, 5 होगी। तो अगर हम इस ग्राफ के अकॉर्डिंग वैल्यू को बताएं तो कास्ट ऑफ 1 पेंसिल इज 5 एंड 1 पेन इज, पेंसिल की प्राइस 3 रुपए एंड
पेन्स की प्राइस 5 रुपीज होगी। ठीक है, आ गया समझ में? यानी कास्ट आप यहां लिख लीजिए, हेंस कास्ट ऑफ 1 पेंसिल 3 एंड 1 पेन 5 रुपीज। यानी एक पेन के प्राइस 5 रुपए है और एक पेंसिल के प्राइस 3 रुपीज है। तो उम्मीद कर रहा हूं बच्चों क्वेश्चन फर्स्ट का सेकंड पार्ट आपको क्लियर हो गया होगा, इसमें अब कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ चलते हैं। अब हम आपको लेके, इसको मैं इरेज करता हूं, आपको नोट डाउन करना हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और नोट कर लीजिएगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं बच्चों क्या है, सुनिएगा ध्यान से आप। On comparing the ratio A1 upon A2, B1 upon B2 and C1 upon C2, find out whether the line representing the following pair of linear equation intersect at a point are parallel or coincide। ठीक है, यानी हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन दिया गया है, यानी दो लीनियर इक्वेशन है और उन लीनियर इक्वेशन के अकॉर्डिंग हमको बताना है कि वो लाइन जो होगी वो क्या होगी कंपैरिजन के फॉर्म से, कि वो क्या होगी इंटरसेक्टिंग लाइन होगी या पैरेलल लाइन होगी या फिर आपकी कोइंसिडेंट लाइन होगी। तो जैसे मैं इक्वेशन लिख लेता हूं बच्चों, ध्यान से देखिएगा। पहले क्वेश्चन नंबर सेकंड है, ये क्वेश्चन सेकंड है, मैं इक्वेशन लिख लेता हूं। 5x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल 0 और सेकंड इक्वेशन है 7x चलिए देखिए हमारे पास दो लीनियर इक्वेशन दिए गए हैं, फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक ना, दो लीनियर इक्वेशन है और पहला लीनियर इक्वेशन है 5x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल 0 और सेकंड है 7x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल 0, यानी द गिवन ऑफ टू लीनियर इक्वेशन। अब हमको ये बताना है कि क्या ये दोनों लीनियर इक्वेशन की जो लाइन होगी, अगर हम इसको रिप्रेजेंट करें तो लाइन कैसी होगी, इंटरसेक्टिंग लाइन होगी, पैरेलल लाइन होगी या कोइंसाइड लाइन होगी। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले बच्चों ध्यान से एक चीज समझ लीजिएगा क्योंकि पूरे एक्सरसाइज में इसका यूज होने वाला है। तो सबसे पहले हम इनका कंपेयर करते हैं। कंपेयर करते हैं किससे, हमने आपको स्टैंडर्ड फॉर्म बताया था पीछे, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0। तो यहाँ पे ये जो कोफिशियंट है a1 है, ये b1 है और ये c1 है, a2 b2 और c2। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग हम कंपेयर कर लेंगे। ठीक ना, देखिए तो a1 की वैल्यू क्या आएगी 5, b1 की वैल्यू क्या आएगी -4, c1 की वैल्यू क्या आएगी 8, a2 क्या है 7, b2 क्या है 6 और c2 क्या है -9। ठीक ना, चलिए अब हम क्या करते हैं, a1 अपान a2 नॉट इक्वल टू b1 अपान b2 इक्वल टू c1 अपान c2। यहां देखिए अगर हम वैल्यू को रखते हैं तो 5 अपान 7, ये वैल्यू क्या है 5 अपान 7 इक्वल -4 अपान 6। क्या ये दोनों वैल्यू आपको इक्वल दिख रही हैं, इक्वल दिख रही हैं, नहीं दिख रही हैं, मतलब ये दोनों एक दूसरे के नॉट इक्वल है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि a1 अपान a2 नॉट इक्वल टू b1 अपान b2।
यानी E1 अपान E2 नॉट इक्वल टू B1 अपान B2, और जब E1 अपान E2 नॉट इक्वल टू B1 अपान B2 होता है तब कैसी लाइन बनती है, इंटरसेक्टिंग लाइन बनती है। तो हम लिख सकते हैं कि 1 एंड 2 आर इंटरसेक्टिंग लाइन, यानी 1 एंड 2 आर इंटरसेक्टिंग लाइन। बस आपको इतना ही बताना है कि इक्वेशन दिया है और उस इक्वेशन के अकॉर्डिंग आपको बताना है कि वो क्या होगा, इंटरसेक्टिंग होगा, पैरेलल होगा या कोइंसाइड होगा। चलिए, तो उम्मीद कर रहा हूं कि ये आपको क्लियर हो गया होगा। इसी में सेकंड क्वेश्चन दिया गया है, क्या देखिए, जो सेकंड इसका पार्ट है, सेकंड पार्ट का इक्वेशन है गिवन इक्वेशन, द गिवन पेयर ऑफ इक्वेशन एक इक्वेशन है हमारे पास 9x प्लस 3y, 9x प्लस 3y प्लस 12 इक्वल 0, और जो सेकंड है वो 18x प्लस 6y प्लस 24 इक्वल टू 0 दिया गया है। ठीक ना, यानी दो इक्वेशन है हमारे पास, और इन दोनों इक्वेशन के अकॉर्डिंग हमको बताना है कि ये कैसा होगा, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जो दिया गया है ये इंटरसेक्टिंग होगा, पैरेलल होगा या फिर आपका को इनसाइड होगा। तो आपको ये बताना है। देखिए यहां पे अगर हम वैल्यू को लिखें तो देखिए A1 अपान A2 इक्वल टू B1 अपान B2 इक्वल C1 अपान C2 दिख रहा है। तो अगर A1 अपान A2 लिखें तो 9 अपान 18 होगा, यहां से 3 अपान क्या होगा बच्चों 6 होगा, और यहां से क्या होगा 12 अपान 24 होगा। अगर आप इसको सिंप्लीफाई कर दें, 9 टू जा 18, 3 टू जा 6, 12 टू जा 24, यानी इच वैल्यू आपको क्या मिल रही है 1/2 मिल रही है, यानी इक्वल मिल रहा है। और जब इक्वल मिलता है तो हमारी लाइन कैसी बनती है, कोइंसाइड लाइन होती है, यानी 1 एंड 2 कोइंसाइड लाइन। ठीक है, ये हो गया हमारा सेकंड इक्वेशन दिया गया है, और हमको बताना है कि ये कैसी लाइन होगी, कोइंसाइड होगी, क्योंकि ये आपको तीनों क्या दिख रहा है, बराबर दिख रहा है। ये चीज मैंने आपको कल बताया था कि कब इंटरसेक्टिंग होगी, ध्यान से समझ लीजिए। एक बार मैं फिर से यहाँ रिपीट कर देता हूँ, A1 अपान A2 नॉट इक्वल B1 अपान B2 है, तो क्या लाइन होगी, इंटरसेक्टिंग लाइन होगी। कैसी लाइन होगी, इंटरसेक्टिंग लाइन होगी। ठीक ना, अगर आप पिछली क्लास नहीं देखे हैं तो पहले उस क्लास को देख लेंगे तो कोई डाउट आपको नहीं रहेगा। A1 अपान A2 इक्वल टू B1 अपान B2 इक्वल टू C1 अपान C2, अगर तीनों हैं तो क्या होता है, कोइंसाइड होता है। ठीक, और तीसरा हमने आपको बताया था A1 अपान A2 इक्वल टू B1 अपान B2 नॉट इक्वल टू C1 अपान C2, तो इस कंडीशन में लाइन कैसी बनती है, पैरेलल लाइन बनती है। ठीक ना बच्चों, और एक चीज मैंने आपको और बताया था कि जब इंटरसेक्टिंग लाइन होती है तो कैसा सलूशन होता है, यूनिक सलूशन होता है, और कोइंसाइड जब होता है तो आपका क्या होता है, मेनी सलूशन होता है, इनफाइनाइट मेनी सलूशन। और जब पैरेलल होता है तब क्या होता है, नो सलूशन। तो ये सारी बातें हमने क्लास 1 में आपके साथ डिस्कस किया था।
तो अब ये था हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड, जिसमें हमसे कंपेयर करके पूछ रहा था कि आप बताइए कि जो इक्वेशन दिया गया है लीनियर इक्वेशन वो कैसा है, इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल है, कोइंसाइड है, ठीक ना। तो हमने आपको बता दिया। बाकी दो क्वेश्चन इसके बाकी, अब आपको हम क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ लेके चलते हैं, ठीक है। ठीक है, मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। कह रहा है कि ऑन कंपेयरिंग द रेशियो a1 अपान a2, b1 अपान b2 एंड c1 अपान c2, फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कॉन्सिस्टेंट और इनकॉन्सिस्टेंट। अच्छा, यहाँ पे एक चीज मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूं, कॉन्सिस्टेंट कब होगा और इनकॉन्सिस्टेंट कब होगा, तो आप आसानी के साथ खुद से कर सकते हैं। चलिए, यानी यहाँ पे दो वर्ड का जिक्र हुआ है, कॉन्सिस्टेंट और इनकॉन्सिस्टेंट, ठीक है। देखिए, अभी हमने आपको बताया कि कब इंटरसेक्टिंग लाइन होगी, कब पैरेलल लाइन होगी और कब आपकी कोइंसाइड लाइन होगी, ठीक ना। तो अब उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे ये चीज क्लियर कर लेंगे कि कब कॉन्सिस्टेंट होगा और कब इनकॉन्सिस्टेंट होगा। तो आप अपने से खुद से क्वेश्चन कर सकते हैं। देखिए, जब दो कंडीशन है, जब आपकी कोई लीनियर इक्वेशन हो और उस लीनियर इक्वेशन का यदि कम से कम एक सलूशन हो, यानी लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने पे यदि उसका एक सलूशन निकले तो वह क्या होगा, कॉन्सिस्टेंट होगा। यदि कोई सलूशन, नो सलूशन आ रहा है, उसका कोई सलूशन नहीं है, तब क्या होगा, इनकॉन्सिस्टेंट होगा। और नो सलूशन कब होता है, जब हमारी लाइन क्या होती है, पैरेलल होती है। यानी दो कंडीशन देखिए, a1 अपान e2 नॉट इक्वल b1 अपान b2 है, तो इसमें कंडीशन क्या होती है, हमारी इंटरसेक्टिंग होती है। इंटरसेक्टिंग लाइन होती है। चलिए, अगर तीनों आपको बराबर दिखे, a1 अपान e2, b1 अपान b2 इक्वल टू c1 अपान c2, तो इसमें कोइंसाइड होती है। अब इन दोनों कंडीशन में क्या होगा, देखिए, इसमें भी कम से कम एक सोल्यूशन होता है, यूनिक सोल्यूशन होता है, और इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन होता है। और जब यूनिक सोल्यूशन और मेनी सोल्यूशन होता है तो इन दोनों कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, कॉन्सिस्टेंट बोलेंगे। इन्हें क्या कहेंगे, कॉन्सिस्टेंट कहेंगे। और जो तीसरी कंडीशन हमारी होती है, जिसमें हमने आपको बताया था कि a1 अपान e2 इक्वल टू b1 अपान b2 नॉट इक्वल टू c1 अपान c2। और जब a1 अपान e2 b1 अपान b2 नॉट इक्वल टू c1 अपान c2 होता है, तो इसमें कंडीशन होती है पैरेलल लाइन की। और जब पैरेलल लाइन होती है तो यहाँ पे नो सॉल्यूशन होता है, और जब कोई सॉल्यूशन नहीं होगा तो इस कंडीशन में इसको हम कहते हैं इनकॉन्सिस्टेंट, ठीक है। क्या कहेंगे, इनकॉन्सिस्टेंट कहेंगे, जब आपके ये कंडीशन होंगी। तो आपको तीसरे क्वेश्चन में बस यही बताना है कि कौन कॉन्सिस्टेंट है और कौन इनकॉन्सिस्टेंट है। कॉन्सिस्टेंट तब होगा जब हमारी लाइन क्या होगी, या तो इंटरसेक्टिंग लाइन हो या फिर कोइंसाइड लाइन हो, ठीक है। कॉन्सिस्टेंट तभी होता है जब किसी भी दिए हुए लीनियर इक्वेशन का, गिवन लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ओनली मेनी वन सोल्यूशन, या फिर एक सोल्यूशन हो या फिर एक से ज्यादा सोल्यूशन हो, मतलब उसका सोल्यूशन होना चाहिए, कोई ना कोई वैल्यू निकलनी चाहिए, तब उस कंडीशन में क्या होगा, कॉन्सिस्टेंट होगा। अगर कोई सोल्यूशन नहीं निकल रहा है तो उस कंडीशन में क्या होगा, इनकॉन्सिस्टेंट होगा, ठीक है। इसका एक क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूं तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। मैं इसे मिटा देता हूं, याद रहेगा कॉन्सिस्टेंट कब होता है और इनकॉन्सिस्टेंट कब होता है। चलिए, जैसे क्वेश्चन दिया है 3x प्लस 2y इक्वल टू 5, 3x प्लस 2y इक्वल टू 5,
और इसी का सेकंड क्वेश्चन दिया गया है 2x माइनस 3y इक्वल टू 7, 2x माइनस 3y इक्वल टू 7। तो देखिए यहाँ पे अगर हम कंपेयर करते हैं a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 इक्वल टू c1 अपान c2, है ना। तो अब देखिए यहाँ पे a1 अपान a2 क्या है, 3/2 है, इक्वल 2/-3 है, और c1 अपान c2 क्या है, 5/7 है, ठीक ना। तो यहां ध्यान से आप देखें, क्या a1 अपान a2 इक्वल b1 अपान b2 है, नहीं है। और जब ये इक्वल नहीं है तो क्या हो जाएगा, a1 अपान a2 नॉट इक्वल जब b1 अपान b2 होगा तो इसे हम कहेंगे कॉन्सिस्टेंट। क्या कहेंगे, कॉन्सिस्टेंट कहेंगे। क्लियर है। चलिए, मतलब हमको बस यही चेक करना है कि जब आपका क्वेश्चन दिया हो लीनियर इक्वेशन तो उसमें कॉन्सिस्टेंट इनकॉन्सिस्टेंट दो कंडीशन में हो सकता है। जब आपकी लाइन क्या हो, इंटरसेक्टिंग लाइन हो या फिर कोइंसाइड लाइन हो तो उस कंडीशन में कॉन्सिस्टेंट होगा, और जब आपकी लाइन पैरेलल हो जाए तो इनकॉन्सिस्टेंट हो जाएगा। जैसे इसका सेकंड क्वेश्चन देखिए, इसका सेकंड पार्ट जो है, क्वेश्चन दिया है 2x माइनस 3y इक्वल टू 8, 2x माइनस 3y इक्वल टू 8 दिया गया है। और सेकंड क्वेश्चन है 4x माइनस 6y इक्वल टू 4x माइनस 6y इक्वल टू 9। ये इक्वेशन है। तो यहां से आप देखिए a1 अपान a2 अगर आप करते हैं तो आपको वैल्यू मिलेगी 2 अपान 4, b1 अपान b2 आप करते हैं तो आपको वैल्यू मिलेगी 3 अपान 6, ठीक है। और c1 अपान अगर आप c2 करते हैं तो आपको मिलेगा 8 अपान 9। मतलब आपको क्लियर दिख रहा होगा कि a1 अपान a2 b1 अपान b2 के इक्वल है। जैसे देखिए 2 2 या 4, 1/2, 3 2 या 6, 1/2, नॉट इक्वल c1 अपान c2 है। देखिए 1/2, 1/2 नॉट इक्वल 8 अपान 9। मतलब a1 अपान a2 इक्वल b1 अपान b2 तो है, लेकिन c1 अपान c2 इक्वल नहीं है। और इस कंडीशन में लाइन हमारी कैसी बनती है, पैरेलल लाइन बनती है। और जब पैरेलल लाइन बनती है तो ये क्या हो जाएगा, इनकॉन्सिस्टेंट हो जाएगा। ठीक, क्लियर है बच्चों। अब कोई डाउट नहीं होगा कॉन्सिस्टेंट इनकॉन्सिस्टेंट में। चलिए, तो आज की क्लास में हम लोग क्वेश्चन थर्ड तक ही रहने देते हैं क्योंकि बहुत लंबी क्लास हो जाएगी, आप लोगों के लिए प्रॉब्लम होगी। तो आज की क्लास में हम क्वेश्चन 1 to 3 ही रहने देते हैं। कल की क्लास में हम बाकी के जो क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.1 के उनके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग पढ़ते रहिए।